अगर हम अच्छे से जीना चाहते हैं, बाहरी और आंतरिक दोनों तरीकों से, तो हम कितने अच्छे से जिएंगे ये सिर्फ इस पर निर्भर है कि हम अपने आसपास के माहौल को और खुद को कितनी अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। मूल रूप से जीवन मैनेजमेंट है। अगर आप नहीं जानते कि अपने शरीर, मन, भावनाओं और परिस्थितियों को कैसे मैनेज करना है, या अपने दैनिक जीवन, घर, समुदाय, राष्ट्र और दुनिया को कैसे संभालना है, हमारे जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि हम चीजों को कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन आमतौर पर जब हम मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं तो हम कुछ ही चीजों के बारे में सोच पाते हैं, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट या उद्योग मैनेजमेंट। आमतौर पर हम केवल आर्थिक मामलों को लेकर ही मैनेजमेंट की बात करते हैं, पूरे जीवन को लेकर नहीं। कई मायनों में यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज धरती पर शासन करने वाला सबसे प्रमुख कारक अर्थशास्त्र हो गया है। जीवन के दूसरे पहलुओं को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया है। जब अर्थशास्त्र शासन करता है, जब हम केवल अर्थशास्त्र के बारे में ही सोचने लगते हैं, तो हम कई मायनों में बहुत ही स्थूल और दुखी हो जाते हैं। मैं जो देख रहा हूं, पता है, हम दुनिया के कई बड़े और प्रमुख कॉरपोरेशंस के शीर्ष स्तर के अधिकारियों के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मैं ये देखता हूं कि जो लोग अपने जीवन में असफल हुए हैं, वो अपनी असफलता से पीड़ित हैं। जो लोग अपने जीवन में सफल हुए हैं, वो अपनी सफलता से पीड़ित हैं। अगर आप असफलता से पीड़ित हैं तो यह ठीक है, क्योंकि असफलता आसानी से मिलती है। पर अगर आप सफलता से पीड़ित हैं तो यह त्रासदी है, क्योंकि सफलता आसानी से नहीं मिलती। तो कुछ ऐसा जिसके लिए आपने काम किया, जिसकी आपने हमेशा लालसा की, जिसे आप अपने जीवन में पाना चाहते थे, जब वो होता है और आप उससे पीड़ित होने लगते हैं, तो वो जीवन की असली त्रासदी है। लेकिन धरती पर बड़ी संख्या में सफल लोग अपनी सफलता से पीड़ित हैं। जब मैं सफलता से पीड़ित कहता हूं, अगर आप लोगों को देखें, खुद को देखें, आप में से ज्यादातर अभी युवा हैं। जब आप 5 साल के थे तो आप कितने खुश थे, और आज आप कितने खुश हैं। अगर हम इसका एक चार्ट या ग्राफ बनाएं, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर? 24 घंटे के समय में आप कितने पलों में वाकई खुश होते हैं? अगर आप इसे देखें तो ये ऊपर जा रहा है या नीचे? ये ऊपर जा रहा है या नीचे? नीचे। यानी आप एक खराब मैनेजर हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वो सब खुशी की तलाश में था, है ना? आप जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि वही आपकी खुशी है। आप खुद को शिक्षित करते हैं, करियर बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, अपने सपनों के पीछे भागते हैं। आप कई चीजें करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उन चीजों को पूरा करने से आपको खुशी मिलेगी। इतना सब करने के बाद अगर खुशी बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है, तो इसका मतलब है आप अपने खराब मैनेजर हैं। कोई भी जो अपने शरीर, अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी ऊर्जाओं को संभालना नहीं जानता, अगर वो बाहरी परिस्थितियों को संभाल रहा है तो वो उन्हें केवल संयोग से संभाल रहा है, न कि वैसे जैसे वो चाहता है। क्योंकि अगर आप नहीं जानते कि अपने मन को कैसे संभालें, अपनी ऊर्जाओं को कैसे संभालें, अपनी आंतरिकता को कैसे संभालें, तो बाहरी चीजों को संभालना सिर्फ संयोग से ही होगा। जब आप परिस्थितियों को संयोग से संभालते हैं तो आप खुद एक संयोग के रूप में होते हैं। जब आप एक संयोग होते हैं तो आप एक संभावित आपदा होते हैं। जब आप एक संभावित आपदा बनकर जीते हैं तो हर समय चिंतित रहना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। आज आप जहां भी जाएं, लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं।
खासकर कुछ साल पहले जब मैं पहली बार अमेरिका गया, जहां भी मैं जाता था लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट की ही बात करते। मैं समझ नहीं पाया कि कोई व्यक्ति अपने तनाव को क्यों मैनेज करना चाहता है। मैं समझ सकता हूं कि आप अपने बिजनेस, फाइनेंस, परिवार, संपत्ति या जो भी है उसे मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने तनाव को क्यों मैनेज करना चाहते हैं? मुझे ये समझने में थोड़ा समय लगा कि ये लोग इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि जीने का और कोई तरीका नहीं है। किसी तरह लोग इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि अगर आप दुनिया में कुछ करते हैं तो आप तनावग्रस्त होंगे ही। कोई व्यक्ति इसलिए तनावपूर्ण नहीं होता कि उसका काम ऐसा है। वो तनावपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि वो खुद का खराब मैनेजर है। वो नहीं जानता कि अपने सिस्टम को कैसे मैनेज करना है, इसीलिए वो तनावपूर्ण है। ये काम की प्रकृति नहीं है जो व्यक्ति को तनावपूर्ण बनाती है। आप किसी चपरासी से पूछें, वो भी तनाव में है। शीर्ष अधिकारी से पूछें, वो भी तनाव में है। हर कोई मानता है कि उसका काम तनावपूर्ण है। कोई काम तनावपूर्ण नहीं है। अगर आपका अपने सिस्टम पर नियंत्रण नहीं है तो आप तनावपूर्ण होंगे, चाहे आप कुछ करें या ना करें। ऐसा ही है ना? देखिए, मैनेजमेंट यानी मूल रूप से मैनेजमेंट का मतलब है कि हम अपनी नियति खुद तय करना चाहते हैं। यही मैनेजमेंट है ना? हम यहां संयोग से नहीं जीना चाहते। हम अपने जीवन को वहां ले जाना चाहते हैं जहां हम चाहते हैं। यही मैनेजमेंट है कि नहीं? अगर आप संयोग से मैनेज कर रहे हैं तो आप मैनेजर नहीं हैं। आपके बिना चीजें बेहतर चलेंगी। तो जब आप कहते हैं मैं मैनेजर हूं, यानी कहीं ना कहीं आपने तय कर लिया है कि आप एक खास तरीके से बढ़ना चाहते हैं। आप एक खास माहौल चाहते हैं, अंदर और बाहर दोनों जगह। तो हर कोई अपनी क्षमता में मैनेजर है, लेकिन अलग अलग स्तर पर, अलग अलग किस्म का। चाहे आप एक रसोई मैनेज करते हो जहां आप 4 लोगों के लिए खाना बनाते हैं, या कोई बड़ा उद्योग मैनेज करते हैं जहां 10,000 लोग काम करते हैं। मूल रूप से अगर आप एक अच्छी रसोई या अच्छा उद्योग चाहते हैं तो आपको उस स्थिति का अच्छा मैनेजर होना होगा, है ना? तो चाहे आप एक छोटी रसोई या बड़ा उद्योग मैनेज कर रहे हों, अगर आप बाहरी स्थितियों को मैनेज करना चाहते हैं तो आमतौर पर आपको अपने आसपास की भौतिक चीजों और लोगों को मैनेज करना होगा। अगर आपको अपने आसपास के 10 लोग या 10,000 लोगों को मैनेज करना है तो आपको 10 दिमागों या 10,000 दिमागों को मैनेज करना होगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए 10,000 दिमागों को मैनेज करना एक आपदा साबित होगी। कुछ करने की प्रक्रिया में अगर हम इंसानों को नष्ट कर रहे हैं, अभी यही हो रहा है। किसी स्थिति को मैनेज करने की प्रक्रिया में इंसान टूट जाता है, तो इस तरह का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि आखिरकार हम जो भी मैनेजमेंट करते हैं वो केवल मानव खुशहाली के लिए है। अगर हम मानव खुशहाली के लिए मैनेजमेंट कर रहे हैं तो कुछ करने की प्रक्रिया में, स्थितियों को मैनेज करने की प्रक्रिया में, इसका मकसद केवल कुछ उत्पादन करना या लाभ कमाना नहीं है। मनुष्य को अपनी पूरी क्षमता तक उठना चाहिए। अगर हम स्थिति को ठीक से मैनेज करें तो काम करने की प्रक्रिया में आपको और आपके साथ काम करने वाले लोगों को अपनी पूरी क्षमता तक जाना चाहिए। जब मैं पूरी क्षमता तक जाना कहता हूं तो सिर्फ काम करने की क्षमता नहीं, बल्कि मनुष्य के रूप में उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। अगर लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो उन्हें अपने भीतर प्रेम, शांति, करुणा के शिखर तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो यह खराब मैनेजमेंट है, क्योंकि सभी मैनेजमेंट का मूल उद्देश्य मानव की खुशहाली है। अगर वैसा नहीं हो रहा है, आप बस कुछ उत्पादन कर रहे हैं और थोड़ा लाभ कमा रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में इंसान टूट रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो अगर इस तरह का मैनेजमेंट करना है कि सिर्फ एक व्यवसाय को मैनेज करने के प्रयास में आपके आसपास के लोग अपने शिखर तक पहुंच रहे हैं, तो आपको एक खास समय देना होगा अपने आंतरिक मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित करने में। अगर ऐसा नहीं होता तो आप केवल संयोग से ही स्थितियों को मैनेज करेंगे। बहुत से लोगों ने मैनेजमेंट को अपनी धाक जमाने का एक तरीका समझ रखा है। क्या मैं आपको एक चुटकुला सुना सकता हूं? एक दिन एक शेर अपने भीतर बहुत महान महसूस कर रहा था। वो बस घूम रहा था और एक छोटा खरगोश जा रहा था। उसने उसे पकड़ लिया
और उस पर दहाड़ते हुए बोला, जंगल का राजा कौन है? छोटा खरगोश डर गया, बोला, आप, बेशक आप। उसने उसे छोड़ दिया। फिर थोड़ा इधर उधर घूमता रहा। फिर एक लोमड़ी मिली, उसे पकड़ा। जंगल का राजा कौन है? अरे मेरे मालिक आप ही हैं, कोई और नहीं, सिर्फ आप। फिर वो थोड़ा इधर उधर घूमता रहा, कुछ और जानवरों को पकड़ा, सब डर के यही बोले, आप ही जंगल के राजा हैं। फिर वो पूरे स्वैग में था, एक मैनेजर की तरह, जंगल का राजा। फिर थोड़ा खुले मैदान में चला गया। वहां एक बहुत बड़ा हाथी खड़ा था। वो गया, उसके सामने खड़ा हो गया और पूछा, जंगल का राजा कौन है? हाथी ने उसे अपनी सूंड में लपेटा, उसे उठाया, घुमाया और जमीन पर पटक दिया। उसकी कमर टूट गई। तब शेर ने कहा, तुम मुझे बस बता देते। लेकिन हाथी ने कहा, देखो मुझे भी अपनी बात रखनी थी। तो ज्यादातर लोग आमतौर पर सोचते हैं कि मैनेजमेंट यानी बस अपना रौब दिखाना। अपना रौब दिखाना मैनेजमेंट नहीं है, कोई भी मूर्ख वो कर सकता है। अगर आप कोई स्थिति संभालते हैं तो वहां सिर्फ काम ही ना हो, बल्कि लोग उन्नति महसूस करें सिर्फ उस जगह पर होने से, वरना यह मैनेजमेंट नहीं है। सबसे बढ़कर, अगर आप किसी जगह जाते हैं और किसी स्थिति को संभालते हैं तो आपको वहां शानदार महसूस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप अच्छे मैनेजर नहीं हैं। तो अगर ऐसा होना है तो आपको आंतरिक आयाम की जरूरत है। जब मैं आंतरिक आयाम कहता हूं तो आंतरिक आयाम क्या है? जब मैं आंतरिक कहता हूं तो मैं सिर्फ शरीर या मन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि शरीर और मन दोनों ही आपने एक तरह से बाहर से इकट्ठा किए हैं, है ना? उदाहरण के लिए, यह भौतिक शरीर, जब आप बच्चे थे तो यह शरीर सिर्फ इतना सा था। अब यह इतना बड़ा हो गया है। यह कैसे हुआ? यह कैसे हुआ? यही सवाल है। यह कैसे हुआ? आप बड़े हो गए, पर कैसे, मैं पूछ रहा हूं। माफ कीजिए, ये कैसे हुआ? ये पूरा शरीर कैसे बना? आपने जो खाना खाया है ना, जिसे आप मेरा शरीर कहते हैं, वो असल में भोजन का एक ढेर है जो आपने इकट्ठा किया है। जिसे आप भोजन कहते हैं वो धरती का एक टुकड़ा है, जिसे आप भोजन में बदलते हैं और शरीर बना लेते हैं, है ना? तो ये शरीर भोजन का एक ढेर है जिसे आपने समय के साथ इकट्ठा किया है। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वो छापों का ढेर है जिसे आपने बाहर से इकट्ठा किया है। अब आपके पास भोजन का ढेर और छापों का ढेर है। तो अगर इतना कुछ इकट्ठा होना है तो इससे कुछ बड़ा भी मौजूद होना चाहिए, है ना? अगर आप इतना बड़ा शरीर और इतना सारा मन इकट्ठा कर रहे हैं तो इससे कुछ और बुनियादी होना चाहिए, लेकिन वो कभी आपके अनुभव में नहीं आता। आप बस इन दो ढेरों में खोए हुए हैं, इन्हीं से कुछ अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे विज्ञान है, जैसे बाहरी खुशहाली के मैनेजमेंट के लिए विज्ञान है, वैसे ही आंतरिक खुशहाली के मैनेजमेंट का भी विज्ञान है। बात बस इतनी है कि ज्यादातर समय हमने इसे वैज्ञानिक रूप से नहीं देखा। हमने बस ये मान लिया कि कुछ चीजें करने से सब ठीक हो जाएगा। अभी लोग सोच रहे हैं कि खुद को शिक्षित करके वो हमेशा खुश रहेंगे, पर कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। नौकरी पाकर उन्हें लगता है कि वो हमेशा खुश रहेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। पैसा कमाकर आपको लगता है कि आप हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। कोई सोचता है कि शादी करके वो हमेशा खुश रहेंगे, और उन्हें पता है कि ऐसा नहीं है। तो आप किसी तरह से ये विश्वास करके खुद को मूर्ख बना रहे हैं कि कुछ चीजें करने से सब ठीक हो जाएगा। हालांकि इसने आपको बार बार निराश किया है, फिर भी
आप मानते हैं कि कोई और चीज, कोई और चमत्कार सब ठीक कर देगा। ये ठीक नहीं होगा। एक बार ऐसा हुआ, एक दिन एक बैल और एक तीतर खेत में चर रहे थे। आप बैल जानते हैं, तीतर एक पक्षी। बैल घास चर रहा था, तीतर बैल से किल्लियां निकाल रही थी। वो पार्टनर थे। फिर तीतर ने खेत की मेड़ पर खड़े एक विशाल पेड़ को देखा और बहुत भावुक होकर कहा, ओह, एक समय था जब मैं पेड़ की सबसे ऊंची डाल तक उड़ जाती थी, लेकिन आज मेरे पास पेड़ की पहली डाल तक उड़ने की भी ताकत नहीं है। बैल ने बहुत ही बेपरवाही से कहा, तो क्या हुआ? हर दिन मेरा थोड़ा सा गोबर खाओ, तुम देखोगी कि 2 हफ्तों में तुम पेड़ की चोटी पर पहुंच गई हो। तीतर बोली, अरे छोड़ो भी, ये कैसे संभव है? बैल बोला, सच में, एक बार ट्राई करके देखो। पूरी मानवता इसी पर है, तुम भी कोशिश कर लो। बहुत हिचकिचाते हुए तीतर ने गोबर पर चोंच मारना शुरू किया और पहले ही दिन वो पेड़ की पहली डाल पर पहुंच गई। पखवाड़े भर में वो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंच गया। वो बस ऊंची शाखा पर जाकर बैठ गया और बस नजारे को देख रहा था, उसका आनंद ले रहा था। बूढ़े किसान ने पेड़ पर एक मोटा बूढ़ा तीतर देखा। उसने अपनी बंदूक निकाली और उसे मारकर पेड़ से गिरा दिया। तो कहानी का संदेश ये है, गोबर भी आपको शिखर तक पहुंचा सकता है, लेकिन आपको कभी वहां रहने नहीं देता। अगर आप खोज रहे हैं, अगर आप तृप्ति का जीवन खोज रहे हैं, अगर आप अपने भीतर आनंद, शांति और खुशहाली का जीवन खोज रहे हैं, तो खुद को किसी तरह झांसा देने की कोशिश ना करें। आपको सही चीजें करनी चाहिए, वरना यह काम नहीं करेगा। अब जब आप मैनेजर हैं या मैनेजर बनने वाले हैं, तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से उन्होंने आपको सिखाया होगा कि जब तक आप सही चीजें नहीं करते, ये बाहरी दुनिया में काम नहीं करता। यही बात अंदर के साथ भी लागू होती है। जब तक आप सही चीजें नहीं करते, ये बिल्कुल काम नहीं करता। आप खुद को ये मानने के लिए झांसा दे सकते हैं कि ये मुझे ठीक कर देगा, वो मुझे ठीक कर देगा। हाँ, एक क्षण के लिए, लेकिन अगले ही क्षण आप गिर पड़ते हैं। कृपया देखें, सफल लोग, असफल लोग, बस उनके जीवन को देखें और गौर करें। 24 घंटे में से कितने पल वो वास्तव में आनंदमय होते हैं? कितने? आप सड़क पर जाकर देखें, सड़क पर आपको कितने आनंदमय चेहरे दिखाई देते हैं? बहुत बहुत कम। क्या ऐसा नहीं है? हाँ, अगर आप कोई देखते भी हैं तो आमतौर पर वो युवा चेहरे होते हैं। 30 से अधिक के चेहरे सभी लटके हुए हैं। उन्हें क्या हो गया? उनमें से अधिकांश के लिए उनका जीवन उनकी कल्पना से कहीं बेहतर उभर आया है। अगर आप खुद को एक पीढ़ी के रूप में देखें, तो इससे पहले लोगों की कोई दूसरी पीढ़ी कभी इतनी आरामदेह और भौतिक रूप से इतनी अच्छी नहीं रही है जितने अभी आप हैं, है ना? क्या ऐसा नहीं है? हम सबसे ज्यादा आरामदेह पीढ़ी हैं। किसी दूसरी पीढ़ी ने इस तरह के आराम और सुविधाओं को नहीं जाना है। लेकिन फिर भी क्या हम उन लोगों की तुलना में अधिक खुश हैं जो पहले थे? ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने आंतरिक मैनेजमेंट नहीं किया। हमने केवल बाहरी मैनेजमेंट किया, कोई आंतरिक मैनेजमेंट नहीं किया। हम जो चाहते हैं उसे बनाने की प्रक्रिया में हम अपने जीवन के मूल स्रोत, इस धरती को ही नष्ट कर रहे हैं, है ना? अपनी खुशी की तलाश में हम इस धरती को ही जला रहे हैं, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं और न ही हम उतने खुश हैं जितने 500 साल पहले के लोग हुआ करते थे, 500 years ago as people were. है ना? तो कहीं ना कहीं हमने आंतरिकता को नजरअंदाज किया है। तो अंदर की ओर मुड़ने के लिए क्या चाहिए? यहां ज्यादातर युवा लोगों ने अंदर की ओर मुड़ने की कभी कोशिश नहीं की। इसकी वजह यह है कि आज कोई भी सोचने वाला व्यक्ति, जैसे ही वो ABC पढ़ सकता है, अंग्रेजी बोल सकता है और उसके नाम के आगे कुछ डिग्रियां होती हैं, उसे आध्यात्मिक चीजों से एलर्जी हो जाती है। ये आपकी गलती नहीं है। इन तथाकथित आध्यात्मिक लोगों ने अपने आप को ऐसे जोकरों में बदल लिया है। उन्होंने आध्यात्मिकता को इतने भयानक तरीकों से, हास्यास्पद तरीकों से पेश किया है कि कोई भी समझदार व्यक्ति इसके आसपास भी नहीं जाना चाहता। देखिए, आध्यात्मिकता का मतलब है
कुछ ऐसा जानना जो भौतिक से परे है। अभी अगर आप एक भौतिक इकाई के रूप में, एक शरीर के रूप में, एक मन के रूप में मौजूद हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीजें बाहर से इकट्ठा की हुई हैं, तो जो कुछ बाहर होता है वो अंदर भी होगा। जो कुछ बाहर होता है अगर वो हर समय आपके भीतर भी होने लगे तो आपका शांत और खुश रहना हमेशा संयोगवश ही होगा, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कितने शक्तिशाली हैं, आप कितने अच्छे मैनेजर हैं। बाहरी परिस्थितियां कभी भी 100% आपके नियंत्रण में नहीं होंगी। यही जीवन की प्रकृति है। भले ही आप परिवार में सिर्फ 2 लोग हों, फिर भी आपका स्थिति पर पूरा नियंत्रण नहीं होता। क्या ऐसा नहीं है? जैसे जैसे आपके जीवन का दायरा और खेल बढ़ता है तो जिन परिस्थितियों में आप रहते हैं उन पर आपका नियंत्रण कम होता जाता है। यही जीवन की सच्चाई है। तो जो कुछ बाहर हो रहा है अगर वो आपके भीतर भी हो रहा है तो आपके जीवन में शांत और खुश रहना बहुत दूर की बात है। ऐसा कभी नहीं होने वाला। जब कोई व्यक्ति भौतिक से परे आयाम को अपने भीतर अनुभव करना शुरू करता है, सिर्फ तभी वो भौतिक दुनिया के साथ जैसे चाहे खेल सकता है। वो बाहरी दुनिया के साथ जो सर्वश्रेष्ठ कर सकता है उसे करता है, लेकिन आंतरिकता अबाधित रहती है, हमेशा वैसी जैसी आप चाहते हैं। बाहरी दुनिया 100% उस तरह नहीं चलेगी जैसे हम चाहते हैं। कम से कम आंतरिक दुनिया तो वैसे चलनी चाहिए जैसे हम चाहते हैं। क्या ऐसा नहीं है? बाहरी दुनिया कभी 100% उस तरह नहीं चलेगी जैसे हम चाहते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। लेकिन कम से कम इसे तो वैसा चलना चाहिए जैसे हम चाहते हैं। अगर ये भी वैसे नहीं चल रहा जैसे आप चाहते हैं, अगर आपका शरीर, आपका मन, आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जाएं उस तरह काम नहीं कर रही हैं जैसे आप चाहते हैं, तो ये सबसे खराब तरह की गुलामी है, क्योंकि कोई दूसरा तय करता है कि आपके अंदर क्या होना चाहिए। अगर कोई दूसरा तय करता है कि आपके आसपास क्या होना चाहिए तो आप उसे ही गुलामी कहते हैं। क्या ऐसा नहीं है? हाँ, क्या हम बातचीत कर रहे हैं या नहीं? That's fine. अगर कोई ये तय करता है कि आपके आसपास क्या होना चाहिए तो उसे ही आप गुलामी कहते हैं। लेकिन अगर कोई ये तय करता है कि आपके अंदर क्या होना चाहिए तो क्या यह गुलाम होने का ज्यादा भयानक तरीका नहीं है? लेकिन कृपया देखिए, पूरी दुनिया गुलामी में है। एकमात्र तसल्ली यह है कि हर कोई ऐसा ही है। अब जब आप मैनेजमेंट को एक विज्ञान के रूप में सीख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप समझें कि आंतरिक मैनेजमेंट का एक पूरा विज्ञान है। अगर आप उसे नहीं सीखते तो आप बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, आप उद्योग को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप तृप्ति और खुशहाली का जीवन नहीं जिएंगे। अगर आप तृप्ति और खुशहाली का जीवन जीना चाहते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी वही देना चाहते हैं तो आपके लिए यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि अपनी आंतरिकता को मैनेज करने का क्या मतलब है। मैं वाकई नहीं जानता कि आज आप अपनी शिक्षा के अंतिम चरण में या अपनी शिक्षा के कम से कम एक बड़े चरण से बाहर निकलते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो मैं अपने दीक्षांत समारोह में नहीं गया था। कहीं ना कहीं मेरे बचपन से ही। क्या आप एक कहानी के लिए तैयार हैं? बचपन से ही मुझे जो शिक्षा मिली, हालांकि उन्होंने मुझे आसपास के सबसे अच्छे स्कूलों में भेजा, लेकिन उसके मेरे लिए कोई मायने नहीं थे, क्योंकि लोगों को सुनने और देखने की मेरी समझ ऐसी थी, जब शिक्षक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, गणित या जिस भी चीज के बारे में बोल रहे होते थे तो मैं एक बात साफ तौर पर देख सकता था कि वो जो कुछ भी कह रहे थे उसके उनके लिए कोई मायने नहीं थे। और मैं ऐसे किसी व्यक्ति की बात सुनने को तैयार नहीं था जो ऐसी बातें कर रहा हो जिसके उसके अपने आप के लिए कोई मायने ना हो। तो
मैं हमेशा शिक्षक को देखता था, अगर वो अपना दिल लगाता था तो मैं वहां रहने को तैयार हूं, वरना मैं बाहर निकल जाता था। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं, मेरे दिन का एजेंडा बहुत सारी चीजों से भरा होता था। 24 घंटे में बहुत सी चीजें होती थीं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की बात सुनने में 1 घंटा या 5 मिनट भी खर्च करने को तैयार नहीं हूं जो कुछ ऐसा कह रहा हो जिसका उसके लिए कोई मायने ना हो। भले ही वो बकवास कर रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो उसके लिए कुछ मायने रखता है तो मैं उसे सुनने को तैयार हूं। लेकिन अगर वो ऐसी महान बातें कर रहा है जिनका उसके लिए कोई मायने नहीं है तो मैं उसकी बात सुनने को तैयार नहीं हूं। तो इसी वजह से मैंने, आपकी शिक्षा पूरी हो चुकी है तो मैं बात कर सकता हूं। मैंने अपने कॉलेज के लगभग 90% घंटे बाहर बिताए, केवल 10% अंदर। जब मैंने किसी को जुनून के साथ कुछ बोलते देखा, सिर्फ तभी मैं वहां गया, वरना मैं बाहर होता। अब ये शिक्षा मैं डॉक्टर मजूमदार और यहां के कुछ लोगों से बार बार कह रहा हूं। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि कोई व्यक्ति अपने काम के बारे में जुनून के साथ बात कर रहा है। कोई, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, गलत है, ठीक है, परफेक्ट है या नहीं, लेकिन किसी ने इसमें अपना दिल लगाया है, ये ठीक है। क्योंकि मानव जीवन इसलिए सुंदर नहीं बनता क्योंकि हम सही चीजें करते हैं। मानव जीवन सुंदर इसलिए बनता है क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसमें अपना दिल लगाते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, चाहे हम फर्श साफ कर रहे हो या देश को मैनेज कर रहे हो या हम जो भी कर रहे हो, हम जो कर रहे हैं उसमें अगर अपना दिल लगा रहे हैं तो वो गतिविधि करना शानदार है। तो मुझे लगता है कि ये एक सौभाग्य है कि मैंने अभी कुछ लोगों को देखा है। मुझे उम्मीद है कि यहां हर कोई उसमें अपना दिल लगा रहा है जो वो कर रहा है, और ऐसे माहौल में रहना जहां लोगों में अपने काम के प्रति जुनून है, अपने आप में बहुत समृद्ध करने वाला है। अब जब आप दुनिया में कदम रख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, लेकिन खैर, दुनिया में आप अब एक अलग आयाम में कदम रख रहे हैं जो अब तक आप जैसे रहे उससे अलग है। एक बार जब आप दुनिया में कदम रखते हैं तो बहुत सारी गंदगी मौजूद होने वाली है। भ्रष्टाचार है, बकवास है, हर जगह बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कुछ लोगों का एक वर्ग है, लोगों का एक खास वर्ग, जिन्हें इस गंदगी से एलर्जी हो जाएगी। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो आमतौर पर हिमालय की ओर भागते हैं क्योंकि उन्हें गंदगी से एलर्जी है। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो हर चीज शुद्ध चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि दुनिया की गंदगी किसी न किसी तरह से हमारे दिमाग में घुस गई है। हम उस गंदगी को सशक्त करें या नहीं, हमारे पास बस यही विकल्प है। लेकिन हम गंदगी से बच नहीं सकते, ये मौजूद है। सारी बकवास जो दुनिया में हो सकती है वो आप अपने दिमाग में जानते हैं, है ना? तो लोगों का एक वर्ग एलर्जी विकसित कर लेता है और भागने की कोशिश करता है जो वो वाकई कभी नहीं कर सकते। लोगों का एक और वर्ग, दुर्भाग्य से लोगों का एक बड़ा हिस्सा, अपनी खुद की फिलॉसफी बना लेता है। वैसे भी दुनिया गंदगी से भरी है, चलो मैं भी गंदगी बन जाता हूं। तो वो उसमें शामिल हो गए हैं, वो गंदगी से जुड़ गए हैं। जिसे हम गंदगी कहते हैं वो भी बहुत शानदार खाद हो सकती है, पता है? भारतीय आध्यात्मिकता ने हमेशा कमल को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है। कमल का फूल हमेशा भारतीय आध्यात्मिकता के लिए मुख्य प्रतीक रहा है। कमल का फूल ही क्यों? कमल का फूल सबसे अच्छा वहां उगता है जहां गंदगी ज्यादा होती है। ये गंदगी जो बदबूदार है, जिसे आप सहन नहीं कर सकते, उसने खुद को सुगंधित सुंदर फूल में बदल दिया है। ये विकल्प हमारे जीवन में हर पल हमारे पास भी है। हम जिस माहौल में रहते हैं, अगर वो हमारा निर्माण करता है तो हम खुद को मैनेजर नहीं कह सकते। हम जिस माहौल में रहते हैं, अगर हम उसका निर्माण करते हैं, सिर्फ तभी हम खुद को मैनेजर कह सकते हैं। मैनेजर होने का मतलब है कि हम जो भी सबसे खूबसूरत चीज देखते हैं उसे अभी बनाने जा रहे हैं। परिस्थितियों को आपको गढ़ने देना,
मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है। जो परिस्थितियां हम चाहते हैं उन्हें पैदा करना मैनेजमेंट है। जैसा कि उनमें से कई लोगों ने कई बातें कही हैं, शिक्षा की ये प्रक्रिया अब जीवन को एक गति मिल रही है कि शिक्षा समाप्त हो गई है। आप जीवन के एक नए आयाम में कदम रख रहे हैं, एक्साइटमेंट है। और किसी नई चीज में कदम रखना हमेशा सुंदर होता है, जिसके बारे में आपको लगता है कि वो शानदार होने जा रही है। लेकिन हमने ज्यादातर लोगों के जीवन में जो देखा है, अब मान लीजिए किसी को नौकरी मिल गई। पहले दिन जब वो गए और इस सीट पर बैठे तो ये सीट दुनिया की सबसे शानदार जगह थी। लेकिन कुछ ही साल के भीतर उसी सीट पर वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अल्सर और क्या क्या नहीं पैदा कर रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम जो काम करते हैं उसमें कुछ गलत है। ऐसा इसलिए नहीं है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें कुछ गलत है। It is simply because we have not paid sufficient attention to ourselves. We have paid too much attention to what is outside. ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने खुद पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। हमने उस पर बहुत अधिक ध्यान दिया है जो बाहर है। दुनिया में सफल होने के लिए लोग हमेशा सोचते हैं कि महान आकांक्षाएं आपको सफल बना देंगी। आकांक्षा तो बस एक शुरुआती चीज है। बस इसलिए कि आप सफलता की, समृद्धि की आकांक्षा रखते हैं, बस इसलिए कि आप खुशहाली की आकांक्षा रखते हैं, तो यह आपको मिलेगी ऐसा नहीं है। सफलता, समृद्धि और खुशहाली इसलिए आती है क्योंकि आपने खुद को उन चीजों को बनाने के काबिल बनाया है। हर कोई आकांक्षा रखता है। दुनिया में कौन सफलता की आकांक्षा नहीं करता? हर कोई चाहता है। सड़क पर भिखारी भी सफल भिखारी बनने की कोशिश कर रहा है, कैसा नहीं है? हर इंसान उसकी आकांक्षा करता है, लेकिन सिर्फ वही लोग जिन्होंने खुद को काबिल बनाया है वो सफल होंगे। खुद को काबिल बनाना सिर्फ मैनेजमेंट कौशल और दूसरी चीजों के मामले में ही नहीं, बल्कि उसकी जरूरत भी है, लेकिन एक इंसान के तौर पर खुद को इस योग्य बनाना कि आप परिस्थितियों से अछूते गुजर सकें। कमल के फूल की तरह बनना। भले ही आप सबसे गंदी परिस्थितियों में ही क्यों ना हो, अपनी सुंदरता और सुगंध को कायम रखना। अगर कोई ये कर सकता है तो वो इस जीवन में अछूता रहकर तैर सकता है। अगर किसी के पास ये नहीं है तो जीवन उसे कई तरीकों से खा जाएगा। मेरी ये कामना और आशीर्वाद है कि मैनेजर्स की ये नई पीढ़ी इस दुनिया को, इस देश, इस समुदाय और व्यापार और बिजनेस को, जो आज दुनिया में हमारे अस्तित्व का हिस्सा है, हम सबको पिछली पीढ़ियों की तुलना में कहीं बेहतर ढंग से मैनेज करेगी, क्योंकि बाहरी तौर पर हम पहले से बेहतर लैस हैं। अगर हम थोड़ा प्रयास करें तो यह सौभाग्य की बात है कि एक संस्था ने आपको आंतरिक रूप से लैस करने का प्रयास किया है जिस हद तक उनके लिए संभव था। अगर आप खुद को आंतरिक मैनेजमेंट के लिए भी तैयार करते हैं तो मुझे यकीन है कि ये लोग और इस संस्था से निकलने वाले कई और लोग निश्चित रूप से इस दुनिया, इस देश और समुदायों को अब तक किए गए तरीके से कहीं बेहतर मैनेज करेंगे। जब मैनेजमेंट की बात आती है तो परफेक्ट मैनेजमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। बात बस इतनी है कि अगर लोग खुद को पूरी तरह से उस काम में लगा दें जो वो कर रहे हैं तो चीजें घटित होंगी। अभी डॉक्टर कार्तिकेयन वहां ईशा फाउंडेशन में जो हो रहा है उसे देखने के बाद वो हमसे इसी तरह से जुड़े। ये फाउंडेशन पूरा युवा लोगों द्वारा चलाया जाता है। भारत और देश के बाहर हमारे सैकड़ों केंद्र हैं। सब कुछ बहुत युवा लोगों द्वारा मैनेज किया जाता है। जो लोग हमारे साथ 14-15 साल से हैं वो अभी तकरीबन 30-35 के हैं। बहुत बहुत युवा लोग, कोई वरिष्ठ लोग नहीं, कोई अनुभवी लोग नहीं,
बस युवा लोग कच्चे हाथ, किसी भी तरह के अनुभव का उपयोग किए बिना उनके माध्यम से इसे पूरा करने को मैंने चुनौती के रूप में लिया। मैं अनुभव के खिलाफ नहीं हूं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये साबित करना चाहता था कि अविश्वसनीय चीजें की जा सकती हैं, इसलिए नहीं कि हम जानते हैं कि इसे कैसे करना है। अविश्वसनीय चीजें सिर्फ इसलिए की जा सकती हैं क्योंकि हम प्रतिबद्ध हैं कि हम इसे करना चाहते हैं, बस इतना ही। आज ये दुनिया भर में 2 लाख से ज्यादा सक्रिय स्वयं सेवकों के साथ एक स्वयंसेवी संगठन बन गया है और हमने सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण बहुत बड़ी परियोजनाएं ली हैं। ये सारी चीजें स्वयं सेवकों द्वारा संभाली जाती हैं, उन्हें इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता है, वो अपनी जेब से खर्च करते हैं और काम करते हैं। और आपको इन लोगों को मैनेज करना समझना होगा। स्वयं सेवकों को मैनेज करना वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मैनेज करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप उन्हें निकाल नहीं सकते। आप उन्हें अकुशलता या अनुशासनहीनता या किसी और कारण से कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो स्वयंसेवी आधार पर वहां हैं। तो जो लोग इन स्थितियों को संभालते हैं वो बिना किसी योग्यता के बहुत युवा लोग हैं। वो लोगों के जबरदस्त मैनेजर हैं। जिस तरह से वो स्थितियों को संभालते हैं, जिस तरह से वो हजारों लोगों का संचालन करते हैं, उसने वहां के समुदाय में एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित किया है। मैं इस अवसर का उपयोग करूंगा। किसी दिन जब यह संभव होगा तो आप ईशा योग केंद्र में आएं और देखें कि कैसे चीजों को इतनी सरलता से मैनेज किया जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट यूं ही नहीं आता। मुझे पता है कि आपको फाइनेंस, बैंकिंग और इस तरह की चीजों के बारे में सीखने की जरूरत होती है, लेकिन मूल रूप से मैनेजमेंट आपकी वो क्षमता है जिससे आप लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। और हम यही कर सकते हैं। अगर हमारे आसपास हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है तो ये सबसे अच्छा मैनेजमेंट हो सकता है। तो ये हेर फेर से नहीं आने वाला है, ये सिर्फ समर्पण से आने वाला है, ये सिर्फ प्रेम से आने वाला है, ये सिर्फ इसलिए आने वाला है क्योंकि आप उस व्यक्ति को अपना 100% देने के लिए तैयार हैं जो उस पल आपके बगल में है। ओह, क्या ये संभव है? क्या ये सब काल्पनिक नहीं है? क्या आपको लगता है कि ये कॉरपोरेट क्षेत्र में असलियत बन सकता है? मैं आपको बता रहा हूं, हम जेलों में काम कर रहे हैं, हम ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, हम दुनिया के प्रमुख कॉरपोरेशंस के साथ काम कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के व्यक्ति से मिलते हैं। अगर आप बस उसकी मानवता के मूल को छूना सीख लेते हैं तो आप देखेंगे कि हर इंसान हमेशा आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने को तैयार रहता है। अगर आप उस इंसान की आंतरिकता को बस छूना सीख लेते हैं जो अभी आपके पास है, तो आप देखेंगे कि हर कोई आपके लिए अपनी जान देने को तैयार है। जब आपके आसपास के लोग आपसे प्रेम करते हैं और वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ करना चाहते हैं, सिर्फ तभी आपको मैनेजमेंट करते समय अल्सर नहीं होगा। अगर आपके आसपास के लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको वैसे भी स्थितियों को मैनेज करने की कोशिश में अल्सर हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं है? अगर आप ऐसे लोगों का निर्माण नहीं करते जो हमें सचमुच प्रेम करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं, तब मैनेजमेंट तकलीफदेह होगा। मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी पीड़ा होगी। जब हमारे आसपास के लोग वास्तव में आपके लिए सर्वश्रेष्ठ करना चाहते हैं, सिर्फ तभी मैनेजमेंट शानदार तरीके से हो सकता है। ये मेरी कामना और मेरा आशीर्वाद है कि आप सब स्वयं अपने और अपने आसपास की दुनिया के सचमुच शानदार मैनेजर बने। हम जो करते हैं उस वजह से हमारा जीवन सुंदर नहीं बनता। हमारा जीवन सुंदर इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने आसपास के हर किसी को अपने खुशहाली के सपने का हिस्सा बना लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप सब सचमुच सफल और स्वस्थ बनेंगे। जिस भी तरह से आंतरिक तकनीकों के साथ अगर आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो हम हमेशा आपके लिए उपलब्ध हैं। इस संस्थान में आकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं कई कॉलेजों में गया हूं, लोग एक जैसे ही हैं, लेकिन आज की दुनिया में आंतरिक खुशहाली के लिए प्रतिबद्धता की भावना के साथ संस्थान बनाना, मैं बहुत खुश हूं। धन्यवाद।